Please like, share and subscribe my channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम 500 MCQ का जो सीरीज़ है उसका हम पार्ट 5 आज पढ़ेंगे। पार्ट 5 का मतलब ये हुआ कि इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 आपका निकल चुका है। ये वीडियोस बन चुके हैं। एक पार्ट में मैं 20 क्वेश्चंस को रखती हूँ। इसमें जो MCQ है उसको एक एक क्वेश्चंस में, जब एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं। ये आपके प्रत्येक पॉइंट्स एक एक क्वेश्चंस के रूप में आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखने के लिए 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब इनको डिटेल देखेंगे, पॉइंट वाइज भी देखेंगे, तो ये 100 क्वेश्चंस के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चंस बहुत ही इनफ हैं, क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें लगभग 1 घंटे लग जाते हैं और इससे ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना ठीक नहीं है, मन भी उब जाएगा। इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं, जिसे आप नोट करते जाएंगे तो आप लोगों की एक बहुत ही अच्छी नोट्स के रूप में, इम्पोर्टेंट जानकारी के रूप में आपके पास एकत्रित हो जाएगी। तो इस तरह से 5 पार्ट का मतलब हम आज जो सॉल्व करेंगे उसको लेकर 100 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से कारवां चलता रहेगा और 500 MCQ भी हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चंस में, अर्थात इसके पहले हमने क्या किया, 80 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज अभी जो पढ़ रहे हैं वो 81 है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के सिद्धांत से जुड़ा है? थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, ए पार्सन्स, बी मीड, सी मर्टन, डी दुर्खीम। चलिए ऑप्शंस पर ध्यान देते चलते हैं। पार्सन्स की बात की जाए तो पार्सन्स का सबसे फेमस क्या है? उन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की है। क्रिया के उन्होंने 5 तत्व बताए हैं। 5 तत्व कौन से वो तत्व होते हैं? इग्मोस, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 तत्व दे देते हैं, कभी 5 तत्व देता है, बताना है कौन सा इसमें पेयर लगाना होता है, कौन सा क्रिया के तत्व को कौन पार्सन्स ने नहीं बताया है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एस से हो गया आपको सिचुएशन, सामाजिक और भौतिक स्थिति कैसी रहेगी। ओ से हो गया ओरिएंटेशन, उन्मुखता, ओरिएंटेशन। एम से हो गया आपको मोटिवेशन। जी से हो गया आपको गोल और ई से हो गया ईगो। कोई करता होगा, कोई उद्देश्य होगा और जिसे वो मोटिवेशन मिला होगा और उससे क्या उसको लाभ होने वाला है, ओरिएंटेशन उसकी होगी, और वो कैसा सिचुएशन है, चाहे सामाजिक हो भौतिक हो, इस सिचुएशन। तो जब भी वो कोई भी क्रिया व्यक्ति करता है तो उसे 5 चीज़ों का साथ लेकर तब वो किसी क्रिया को समापन करता है। तो ये क्रिया के 5 तत्व पार्सन्स ने बताए। इसके आधार प्लस देखें तो सामाजिक व्यवस्था की बात पार्सन्स करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज की जो आवश्यकता है, प्रकार्यात्मक आवश्यकता, जिसे पार्सन्स ने एजिल मॉडल के रूप में देखा। एजिल, एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में। एजिल, इसको सामाजिक व्यवस्थाएं, कौन कौन सी सामाजिक व्यवस्था फुलफिल करती है, तो ये आपको हो जाएगा एपरफ। इसके बारे में भी मैंने पिछले MCQ में बताया है। और ये सारी व्यवस्थाएं इन आवश्यकताओं को जो पूरा कर रही है किसके माध्यम से करेंगी, अर्थात साधन क्या होगा, वो होगा BPSC। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मोस्टली जो कि इम्पॉर्टेंट है, पार्सन से संबंधित है, जानना ज़रूरी है, ये चीज़ें नोट करिएगा, आपके काम आएंगी। तो पार्सन्स को देख लिया हम लोगों ने। मीड की बात की जाए तो मीड कहते हैं कि समाज में व्यक्ति
समाज कैसे बनता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के माध्यम से व्यक्ति के बीचों में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है और तब जाके व्यक्ति के स्व का विकास होता है। स्व का विकास होता है। इसी को इन्होंने कहा कि आई जब समाज से इंटरेक्शन करता है तो आई का मी में बदलना ही क्या है? इनके समाजीकरण का सिद्धांत है। समाजीकरण का सिद्धांत है। मॉर्टन आपके प्रकार्यवादी हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा दी है इन्होंने। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा देते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी देते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी देते हैं मॉर्टन संदर्भ समूह की बात करते हैं। मॉर्टन विचलन की अवधारणा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मॉर्टन से संबंधित हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, कितने सारे आपके पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। अब हम लोग दुर्खीम की बात करें। दुर्खीम सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रकार्यवादी हैं। संरचना की भी बात करते हैं। यांत्रिक समाज, सावयवी समाज की बात करते हैं। दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून की बात करते हैं। नैतिक घनत्व, भौतिक आपको जनसंख्या वृद्धि होती है तो भौतिक घनत्व वृद्धि होती है, फिर नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन विशेषीकरण की बात करते हैं। आत्महत्या का उन्होंने बताया है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। फिर से टोटमवाद की अवधारणा देते हैं। दुर्खीम को बहुत ही डिटेल से मैंने इनको बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। दुर्खीम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, मॉर्टन के प्रकार्यवाद से संबंधित वीडियो बना हुआ है। तो और समाजीकरण में मीड क्या कहते हैं, अन्य थिंकर्स समाजीकरण से संबंधित क्या सिद्धांत देते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, यह आंसर होगा बी, क्योंकि समाजीकरण का जो सिद्धांत है मीड पहले ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के माध्यम से कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्व है, आई है, समाज से प्रतीकों के माध्यम से जब अंतःक्रिया करता है तो समाज से सीखता है और तब जाके उसके स्व का विकास होता है। तो इस तरह से 81 का आंसर हमारा हो गया बी। इस तरह से अच्छी जानकारी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए लोगों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दें जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे अच्छा लगे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से और मेहनत करूं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स ले आ सकूं। तो 81 का आंसर हमारा हो गया बी। हमारा अगला प्रश्न है 82। मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है? ए मुस्लिम विवाह, बी ईसाई विवाह, सी हिंदू विवाह और डी यहूदी विवाह। तो मेहर क्या होता है? मेहर यह आपको मुस्लिम विवाह से जुड़ा हुआ है। पति द्वारा विवाह के समय पत्नी को दिया गया उपहार या रकम कहिए, उपहार या रकम मेहर कहलाती है। एक शब्द आता है आपको वधू मूल्य। वधू मूल्य, वधू मूल्य मुख्य रूप से जनजातियों में पाया जाता है। वधू मूल्य क्या होता है? वधू पक्ष द्वारा, इसको उल्टा करते हैं, वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष अर्थात वधू के पिता को, वधू के पिता को दिया गया उपहार, वो वधू मूल्य कहलाता है। अर्थात लड़के वाले के घर के लोग लड़की के पिता को देते हैं, लड़की के पिता को मिलता है। और मेहर में क्या होता है कि पति के द्वारा डायरेक्ट लड़की को मिलता है। मेहर में यहाँ पिता को प्राप्त होता है, यहाँ पति को प्राप्त होता है। तो मेहर यह मुस्लिम विवाह में पाया जाता है, यह जनजाति विवाह में पाया जाता है वधू मूल्य। और एक आता है दहेज, जो सामान्यतः हमारे समाज में सभी जगह देखने को मिल रहा है
कि दहेज क्या है। यह हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है, वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया गया उपहार दहेज कहलाता है। अर्थात यहाँ लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं, इसमें भी लड़का विशेष को नहीं देते हैं, वर पक्ष को देते हैं। उसमें पिता, उसका गार्जियन कोई हो सकता है। उसी तरह से वधू मूल्य जनजातियों में विशेषकर देखने को मिलता है। तो यह लड़का द्वारा लड़की वाले को दिया जाता है, मेहर भी लड़के वाले द्वारा लड़की वाले को दिया जाता है। अब मेहर जब वर्ड आया है तो मेहर के बारे में और जान लेते हैं। मेहर 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपको तुरंत, एक उचित, एक स्थगित और एक होता है निश्चित। ठीक, पहले ये 4 प्रकार समझ लीजिए, इससे क्वेश्चंस पीजीटी में आते हैं। तुरंत क्या होता है, तुरंत मेहर वो होता है जो निकाह के पश्चात और या सहवास से पूर्व दिया जाता है। ठीक, ये हो गया आपको। उचित मेहर क्या होता है, उचित मेहर वो होता है कि निकाह के समय तय नहीं होता है, निकाह के समय तय नहीं होता है। निकाह मतलब शादी तय नहीं होता है, लेकिन जब कोर्ट द्वारा वधू के पिता को आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है। तलाक वलाक हो जाता है बाद में, तब ये कोर्ट तय करती है और कोर्ट पिता की स्थिति को देखते हुए जो उचित समझती है वो उसे देती है। अर्थात कोर्ट जो करेगी वो क्या करेगी, उचित काम करेगी। तो ये उचित तरह का मेहर किस में हो जाएगा, कोर्ट वाला हो जाएगा। तुरंत होता है मतलब शादी के तुरंत बाद देना है या सहवास से के पहले दे देना है। स्थगित होता है मतलब कि हम बाद में देंगे, स्थगित हो गया। स्थगित मतलब पति की मृत्यु या तलाक के बाद पत्नी वो मेहर प्राप्त करती है, तलाक के बाद। निश्चित मेहर एक बच जाता है। निश्चित ये कहता है कि नहीं, हमको एकदम निश्चित समय पे चाहिए, मतलब निकाह के समय ही चाहिए, निकाह के समय ही दिया जाता है। तो सबसे पहले निश्चित होता है कि निकाह के समय दिया जाता है, फिर तुरंत हो जाएगा कि निकाह के पश्चात या सहवास से पहले दे देंगे। उसके बाद आ जाता है आपको स्थगित, एक तरीके का हो जाता है कि पति की मृत्यु या तलाक के बाद होता है, उस समय नहीं तय किया जाता है, बाद में होता है। और उचित होता है कि पहले से तो तय नहीं था, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तलाक वलाक के लिए, तो वो कोर्ट तय करती है कि आपको कितना मेहर मिलना चाहिए। तो इस तरह से 82 का आंसर हमारा हो गया ए। ये सारे आपके 1 लाइन क्वेश्चंस के रूप में है। वधू मूल्य भी पूछता है एग्जामिनेशन में, मेहर आप सामने ही देख रहे हैं पूछ रहा है, मेहर के प्रकार भी पूछता है पीजीटी में। इनमें से कोई भी मेहर के प्रकार दे देगा और पूछेगा कि एक लाइन में बना देगा कि भी निकाह के समय जो तय नहीं होता उसमें कौन से किस प्रकार का यह मेहर होता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। 82 का आंसर हमारा बनता है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 83। कहते हैं कि इनमें से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया है। ए मीड, बी कूले, सी फेयरचाइल्ड, डी एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ क्या है, ये जो पूछ रहा है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, यह एक समाजीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, समाजीकरण का अभी क्वेश्चन सबसे पहले 81 क्वेश्चन में हमने देखा कि समाजीकरण का सिद्धांत किसने की दिया था, मीड देते हैं। तो मीड क्या बताते हैं समाजीकरण में, ये बताते हैं कि आई का मी में रूपांतरण ही क्या है, मी में रूपांतरण ही समाजीकरण है। कूले कहते हैं कि व्यक्ति अर्थात व्यक्ति का जो आई है वह समाज से अंतःक्रिया करता है और समाज एक आईने की तरह है जिसमें व्यक्ति स्वयं को देखता है और वह अपने बारे में जान पाता है
और इस तरह से उसके स्व का विकास होता है, स्व का विकास होता है। समाज इक्वल टू आईना। तो क्या कहता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, मतलब वो आईने में स्वयं को देख रहा है और तब जाके उसके स्व का विकास होता है। समाज के माध्यम से उसे मालूम चलता है कि मैं कैसा हूँ, अपने बारे में बहुत सारी जानकारी उसे मिलती है, तो तब जाके उसके स्व का विकास होता है। तो ये भी समाजीकरण का सिद्धांत है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, वो देते हैं कूले। तो 83 का आंसर हो गया बी। किस बुक में देते हैं, इनकी बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। एक और आते हैं आपको फ्रायड, समाजीकरण का सिद्धांत में फ्रायड आते हैं, जो कहते हैं कि ईड, ईगो और सुपर ईगो, इसके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। ईड व्यक्ति का स्व है, सुपर ईगो यह व्यक्ति का नैतिक है, समाज में जो नैतिकता होती है, नैतिक स्व है, और ईगो जो है वो व्यक्ति का समाजीकृत स्व है। अर्थात व्यक्ति को अगर कोई चीज़ की इच्छा होती है, अगर उसे भूख लगती है, कोई इसकी वृत्ति है, कोई इसकी इच्छा है, तो वो क्या है, ईड है, स्व है। भूख लगी, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भूख लगी, तो उसका भूख क्या है, ईड हो गया। लेकिन सुपर ईगो कहता है कि भूख लगी है तो मेहनत करो, पैसे कमाओ, तो मेहनत करने के लिए कहता है। फिर उसे होता है कि वे चोरी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ईगो क्या करता है, बैलेंस करता है, कहता है कि नहीं, हमें मेहनत करना है, फिर कमाना है, तब खाना है। तो इस तरह से ईगो क्या है, यह समाजीकृत स्व के रूप में होता है, जिसे हम बैलेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं। फ्रायड का बैलेंसिंग फैक्टर ईगो को मानते हैं। तो समाजीकरण से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें और भी नाम आपके आ जाते हैं, मीड हो गए, कूले हो गए, फ्रायड आ गए। दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधान और सामाजिक चेतना के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। आपको मनोविश्लेषक भी आ जाते हैं, जिसमें जॉन पियाजे का नाम आता है। तो इस तरह से समाजीकरण का वीडियो देखेंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। 83 का आंसर हो गया बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 84। इनमें से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है? ए तार्किक क्रिया, बी अतार्किक क्रिया, सी तर्क संगत क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक क्रिया की बात हो रही है। सामाजिक क्रिया के बारे में किसने किसने बताया है? ये वर्गीकरण वेबर द्वारा सामाजिक क्रिया का इसमें से कौन सा वर्गीकरण है? सामाजिक क्रिया में मुख्य रूप से देखें तो एक आता है नाम परेटो का, दूसरा नाम आता है वेबर का, तीसरा नाम आता है पार्सन्स का। परेटो की बात की जाए तो परेटो ने दो तरह के सामाजिक क्रिया की बात की है, एक है तार्किक क्रिया और दूसरा है अतार्किक क्रिया। ठीक है। वेबर की बात की जाए तो इन्होंने 4 तरह के सामाजिक क्रिया की बात की है। पहला होता है आपको तार्किक क्रिया या तर्क संगत क्रिया, जिसको इंग्लिश में हम दूसरा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा प्रभावात्मक क्रिया और चौथा पारंपरिक क्रिया। वेबर 4 तरह की क्रिया की बात की है, तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक और परंपरागत। कहते हैं कि तार्किक यहाँ तार्किक हो जाता है और यह अतार्किक क्रम है, अतार्किक से तार्किकता का क्रम है। इस तरह से व्यक्ति की क्रिया का क्रम बताया। पार्सन्स ने 3 तरह के सामाजिक क्रिया की बात की, उनका फॉर्मूला है ईटा। ईटा अर्थात आई से हो गया इंस्ट्रूमेंटल, अर्थात यांत्रिक,
जिसे तार्किक क्रिया भी कहते हैं। जैसे अर्थ के बारे में जो भी क्रियाएं की जाएंगी, आर्थिक क्रियाएं, वो इंस्ट्रूमेंटल के अंतर्गत आ गई। ए से हो गया अफेक्चुअल, अर्थात हम किसी के प्रभाव में क्रिया करते हैं। और टी से हो गया ट्रेडिशनल, ये पारंपरिक क्रिया। ये जो तीनों क्रियाएं बताए हैं, वेबर से प्रभावित थे पार्सन्स क्या है, वेबर से प्रभावित थे। इन्हें इसी के आधार पर इन्होंने 3 तरह के सामाजिक क्रिया की बात की। द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन इनकी बुक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, ये पार्सन्स की बुक है। वेबर की बुक हो जाएगी आपको द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। सामाजिक क्रिया से संबंधित वीडियो बना हुआ है वेबर के, आप वहाँ देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब आंसर पूरा पूछ रहा है कि वेबर की सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण का भाग कौन सा है। तार्किक और अतार्किक क्रिया परेटो की है। वेबर तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक क्रिया की बात करते हैं, और पारंपरिक क्रिया भी। तो 4 तरह की क्रिया की बात कर रहे हैं। तो तार्किक को हम तर्क संगत भी बोल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, यह आंसर नहीं होगा। तार्किक क्रिया भी आंसर हो सकता है। इसका इंग्लिश भी अगर हम देखेंगे तो हमें समझना पड़ेगा, ऐसी जगह पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यहाँ भी तार्किक क्रिया है और यहाँ तर्क संगत क्रिया है, तो हम कौन सा आंसर लगाएं। तो अब हम उसके लिए इसके इंग्लिश फॉर्म, इंग्लिश नहीं उसके जर्मन फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो इसे इंस्ट्रूमेंटल बोलते ही हैं। यहाँ पार्सन्स ने बताया कि इंस्ट्रूमेंटल क्रिया तार्किक क्रिया के रूप में, तो यहाँ इंग्लिश तो इंस्ट्रूमेंटल हो गया, लेकिन अगर इसका जर्मन भाषा में जाएंगे तो यहाँ इसे आपको ज़्वेक रेशनल एक्शन भी कहते हैं। तो कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो तार्किक क्रिया का दूसरा नाम ज़्वेक रेशनल भी है, प्लस इंस्ट्रूमेंटल भी है, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर या अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। ये ध्यान में रखना है किससे पूछ रहा है। तो ज़्वेक रेशनल अगर यहाँ देता है आंसर, तो हमारा आंसर सी हो सकता है। अगर आंसर यहाँ देता है तो यहाँ आंसर ए भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर सी होगा, और उसका इंग्लिश फॉर्म हम यहाँ देखकर आंसर कर सकते हैं। मूल्यांकनात्मक की इंग्लिश भी लिख देती हूँ मैं, वैल्यू ओरिएंटेड, या इसे हम कह सकते हैं आपको वैल्यू रेशनल एक्शन। प्रभावात्मक अफेक्चुअल एक्शन, पारंपरिक ट्रेडिशनल एक्शन। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हमने तार्किक क्रिया को, इंस्ट्रूमेंटल क्रिया को, उसका जर्मन नेम ज़्वेक रेशनल एक्शन देखा, तो उसी तरह से हमें इसका आपका मूल्यांकनात्मक क्रिया का नाम वर्ट रेशनल एक्शन। तो ये 2 नाम, और बाकी तो इसमें ट्रेडिशनल और फैक्चुअल ये इसी तरह रहेंगे। तो आपको इस तरह से सारी जानकारी होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 85। क्वेश्चन कह रहा है तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है। परिवार का नाम है तारवाड़। ए नायर, बी टोडा, सी खासी, डी भील। तो यहाँ जो परिवार है, तो परिवार को नायर परिवार भी बोल सकते थे, लेकिन इसका नाम अलग है। क्यों है? क्योंकि यह संयुक्त परिवार का नाम है। ठीक है, संयुक्त परिवार का नाम है। तो कुछ मैं बताती हूँ संयुक्त परिवार के नाम, जैसे ये क्वेश्चंस में पूछा है, और भी आपको पूछ सकता है या मैचिंग में पूछेगा। यहाँ हो गया नायर, अर्थात यहाँ मैं जनजाति के नाम लिख देती हूँ, जनजाति, और दूसरी तरफ परिवार का नाम रहेगा। ठीक है, नायर, नायर के संयुक्त परिवार को तारवाड़ कहते हैं। तारवाड़। जब यह छोटे छोटे परिवार में टूटता है तो इसे तावछी कहते हैं। नायर कैसा परिवार है?
यह केरल का मातृवंशीय परिवार है, मातृवंशीय परिवार है। ठीक, नायर की बात हो रही है। दूसरा एक आ जाता है आपको नंबूदरी। नंबूदरी जनजाति होती है, यह भी केरल में पाई जाती है। इनके संयुक्त परिवार को कहते हैं इल्लम। ये कैसे होते हैं? यह पितृवंशीय होते हैं। सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा, कहीं आपको इस तरह से डिटेल में कोई नहीं बताता है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये आपके नोट्स की तरह तैयार होंगे और आपके काम आएंगे। तीसरा कुर्ग जनजाति है, जिसका अध्ययन किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था कुर्ग का अध्ययन, याद करिए। तो एम.एन. श्रीनिवास कुर्ग जनजाति का अध्ययन करते हैं और इनके संयुक्त परिवार को हम क्या कहते हैं? ओक्का। और यह भी क्या है? पितृवंशीय परिवार है, पितृवंशीय परिवार है। ठीक है। एक आ जाती है आपको किबुर्ज। किबुर्ज परिवार का ही नाम है, किबुर्ज, और यह इज़राइल में पाई जाती है। लोगों का एक समूह है बहुत बड़ा, छोटे छोटे परिवार नहीं होते, एक समूह के रूप में लोग रहते हैं, जिसे किबुर्ज बोलते हैं, जिसे संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है। गारो जनजाति में, गारो मातृवंशीय जनजाति है, इसे मचोंग कहते हैं, संयुक्त परिवार के मातृवंशीय परिवार है। एक आ जाता है आपको कूर। खासी जनजाति, ये भी मातृवंशीय है, इसके संयुक्त परिवार को हम कहते हैं कूर, यह भी मातृवंशीय परिवार है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। मुख्य रूप से इसमें नायर जरूर पूछता है, नंबूदरी और कुर्ग का भी जिक्र आता है। तो जनजाति और उससे संबंधित परिवार नहीं, इसे संयुक्त परिवार का नाम कहेंगे। ये संयुक्त परिवार का नाम क्या है और ये कौन से मतलब वंशीय हैं, मातृवंशीय हैं, पितृवंशीय हैं, ये भी मैचिंग लगाने के लिए आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके काम आने वाली है, नोट करिएगा। तो 85 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तारवाड़, आंसर ए नायर। हमारा अगला क्वेश्चन है 86। गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ए प्रश्नावली, बी प्रेक्षण, सी साक्षात्कार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि गहन अध्ययन करना है, डिटेल स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है, डिटेल नहीं डीप स्टडी करनी है। ठीक है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, तो इससे संबंधित हमें डाटा लेने होते हैं। डाटा दो तरह के होते हैं, एक होता है आपको प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होते हैं जिसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वो डाटा होते हैं जो पहले से कलेक्ट होते हैं और जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले से कलेक्ट होते हैं। जैसे जनगणना रिपोर्ट, हम सरकारी रिपोर्ट निकालते हैं, या कोई बुक्स हो गई, किसी की संस्मरण हो गई, तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है, किसी और ने काम किया था, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये पहले से कलेक्ट होते हैं, ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट होते हैं। तो प्राइमरी डाटा भी कलेक्ट करने के दो होते हैं तरीके, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। मतलब कि हम डायरेक्ट काम करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे डायरेक्ट, और हम डायरेक्ट नहीं जाते, इनडायरेक्ट काम करते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब डायरेक्ट जो कलेक्ट करेंगे, क्या कलेक्ट करेंगे? हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट में आते हैं आपको अनुसूची पहला, दूसरा अवलोकन, क्योंकि हम स्वयं जा रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, और तीसरा साक्षात्कार। इनडायरेक्ट में आपको हो गई प्रश्नावली। समझ रहे होंगे आप। अनुसूची वो हो गई कि हमारे पास प्रश्नों की एक सूची होती है जिसको लेकर हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और उसमें डाटा को पूछकर फिल करते हैं।
अवलोकन वो हो गया कि हम फील्ड में गए, हम उसका सदस्य बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं, दूर से देखते हैं, कभी समूह में अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन के भी कई प्रकार हैं जिसको हमने बताया है। इसके पहले कई एमसीक्यू में इस तरह अवलोकन से संबंधित जब क्वेश्चन आए हैं तो उसको मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, तो ये सारे अवलोकन के पार्ट्स हो गए। साक्षात्कार, हम किसी सामने वाले व्यक्ति से टाइम लेते हैं, उसके सहमति लेते हैं और तब जाके हम इसको क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके जवाब लेते हैं, ये साक्षात्कार हो गए। प्रश्नावली वैसी हो गई कि डाक द्वारा हम प्रश्नों की एक सूची भेजते हैं लोगों के पास और वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो डाटा के रूप में हम उसे यूज़ करते हैं। तो ये प्रश्नावली हो गई। तो अब इसमें पूछ रहा है कि डीप स्टडी के लिए क्या करेंगे। तो ये सारी जैसे अनुसूची हो गई, प्रश्नावली हो गई, तो उसमें प्रश्नों की सूची बनी हुई है, फिक्स है, हम वो जो पूछेंगे, जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया। लेकिन अवलोकन एक ऐसी विधि है कि हम जाते हैं फील्ड में, कोई भी हो सकता है कि अपने परिवार के दबाव में या सामाजिक जो चलन है उसके हिसाब से आंसर दे रहा है, लेकिन बात कुछ और होती है। जैसे अगर हम फील्ड में जाएं और दहेज के बारे में किसी से पूछे तो कोई खुल के बताएगा? नहीं बताएगा। कोई जैसे भ्रूण हत्या की अगर हम बात करें, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने कराया है, कितनी बार कराया है, या गर्ल चाइल्ड के लिए ऐसा किया, बॉयज़ के लिए किया, तो इस तरह से ऐसा कुछ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे, समझेंगे, कुछ अदर लोगों से कांटेक्ट करेंगे, उनसे ऑब्जर्व करेंगे, तो इस तरह से कई ऐसे तथ्य होते हैं जो लोग सामने से नहीं बताते, लेकिन हम देखकर उसको समझ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि किसी के परिवार में बीपीएल कार्ड बना हुआ है, पॉवर्टी लेवल के लोग नीचे हैं, बिलो हैं, लेकिन जब हम अध्ययन करने फील्ड में गए तो वहाँ हमने कुछ और ही ऑब्जर्व किया। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार उन लोगों ने आंसर दे दिया, आंसर कुछ और आता है, ऑब्जर्व करते हैं कुछ और होता है। तो इस तरह से अवलोकन क्या है, वो सत्य को सामने लाता है, वो डीप नॉलेज लेने में, जानकारी लेने में, अध्ययन करने में काम आता है। तो इस तरह से आंसर हमारा 86 का क्या बनेगा? बी, प्रेक्षण। प्रश्नावली समझ गए क्या होती है, साक्षात्कार क्या होती है, एक अनुसूची हो गई, और प्रेक्षण डीप स्टडी के काम आती है। तो 86 का आंसर हो गया बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से कौन अस्तरीकरण के विरोधी विचारक थे? ए, डार्फ, मार्क्स, लेंस्की। बी, मिल्स, पार्सन्स, डेविस तथा मूर। सी, मैलन, ट्यूमिन, डार्फ, मार्क्स। डी कह रहा है पार्सन्स, ट्यूमिन और डार्फ। यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अस्तरीकरण के विरोधी विचारक है। तो अस्तरीकरण का विरोध कौन करता है? तो पहले तो हम ये जान लें कि अस्तरीकरण का एक विरोधी विचारक पूछ रहा है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? अस्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो देंगे और जो नहीं देंगे वो विरोध में हो जाएंगे। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत कौन देते हैं? ये आपको देते हैं किंसले डेविस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है। दूसरा नाम आता है पार्सन्स का। ठीक है, तो अर्थात ये स्तरीकरण के विरोध में नहीं कहते कि स्तरीकरण समाज में क्या है, प्रकार्य, इसका प्रकार्य है, लोगों के लिए यह हेल्पफुल होती है। सब कोई अगर राजा बनेगा तो फिर काम कौन करेगा? सब कोई डीएम बनेगा तो चपरासी का काम कौन करेगा? तो इस तरह से ये कहते हैं कि स्तरीकरण प्रकार्यात्मक है। तो यहाँ आंसर में देख ले कि पार्सन्स यहाँ आ गए, तो ये प्रकार्यात्मक से संबंधित है, यहाँ नाम कट जाएगा, ये डी ऑप्शन हमारा छट गया। दूसरा नाम डेविस एवं मूर आ जाते हैं, ये भी हमारा नाम छट जाता है। अब यहाँ क्या है, दो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, बी तो ऐसे ही कट गया और डी ऐसे कट गया। ए और सी, इसमें मार्क्स और मार्क्स ये दोनों सेम है, डार्फ और डार्फ यहाँ सेम है। अब यहाँ बचे लेंस्की और ट्यूमेन। लेंस्की के बारे में जान लीजिए। लेंस्की ये सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक सिद्धांत के बीच या स्तरीकरण के बीच संतुलन का अवधारणा देते हैं, संतुलन की बात करते हैं। तो अर्थात ये बैलेंस करते हैं, प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक जो अवधारणाएं हैं स्तरीकरण से संबंधित, उसके लिए उसके बीच में यह संतुलन का काम करते हैं। अर्थात यह विरोधी
नहीं हुए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विरोधी नहीं हुए। ध्यान दीजिए, यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशन से बाहर कर देती हैं और इनको जानना जरूरी होता है। एग्जामिनेशन पूछ दिया, आप सोचेंगे अरे ये कैसे पूछ लिया, ये नेट का क्वेश्चन में ये आया हुआ है ये पॉइंट कि ये सिद्धांत किसने दिया था, लिंस्की, अर्थात ये विरोधी नहीं होते हैं। ट्यूमिन अब बचते हैं। ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रक्रियात्मक सिद्धांत किंसले डेविस ने दिया था, इसकी आलोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है, आलोचना करते हैं। इनकी बुक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें ये कहते हैं कि आप कैसे प्रूफ करते हैं, आप कैसे मानेंगे कि कौन डीएम बनने के लायक है, कौन चपरासी बनने के लायक है, ये कौन तय करेगा, ये इसलिए इनकी आलोचना करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसके विरोध में जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आप क्लियरली समझ गए होंगे स्तरीकरण का ये जो सिद्धांत है कैसे है, कैसे हम लोगों ने इसे छांटा और किस तरह से अपने आंसर को निकाला है। ट्यूमिन के सिद्धांत को कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का परिमाणात्मक सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण का परिमाणात्मक सिद्धांत कौन देते हैं, ट्यूमिन देते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, नोट कर लीजिएगा। 87 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 88। निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा के गांव में अध्ययन में स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था की विस्तृत सीमाएं तथा नीति किस प्रकार से जाति संगठन में परिवर्तन लाती हैं। ए केम कपाडिया, बी योगेंद्र सिंह, सी इरावती कर्वे, डी एफ.जी. बेली। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उड़ीसा का गांव, प्लेस आपको मिल गया। अर्थव्यवस्था की सीमाएं नीति जाति संगठन में परिवर्तन लाती हैं, अर्थात जो सीधे एक लाइन में समझे कि अर्थव्यवस्था क्या है, जाति के संगठन को प्रभावित करती हैं। यह किसने कहा है और यह अध्ययन कहाँ हो रहा है, उड़ीसा के गांव में हो रहा है। केम कपाडिया यह विवाह से संबंधित सिद्धांत देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इनकी बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बहुत ही फेमस बुक है। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड एग्जामिनेशन में आता है। योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा का किस तरह से आधुनिकता में परिवर्तन हो रहा है, समाज में कैसे परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में ये बताते हैं, ठीक है। इरावती कर्वे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, अर्थात नातेदारी से संबंधित जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन कौन करते हैं, इरावती कर्वे करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सारे बुक्स जो मैं यहाँ बता रही हूँ। एफ.जी. बेली की जो बुक आती है वो है कास्ट एंड इट्स इकोनॉमिक फ्रंटियर्स, इकोनॉमिक फ्रंटियर्स, समझ गए होंगे। आंसर हमारा कहाँ मिल रहा है, एफ.जी. बेली का जो अध्ययन क्षेत्र है वह उड़ीसा के बिशीपारा गांव का है, बिशीपारा, ब से बेली, बी से बिशी, ब से, ध्यान रहेगा, ये जगह के नाम से भी मैचिंग पूछ सकता है। तो हमारा 88 का आंसर हो गया डी। एक और चीज़ नोटिस करिएगा, योगेश अटल का एक नाम आता है, योगेश अटल, सेम ऐसे ही इनके भी एक बुक है, इसी से तरह मिलती जुलती। इनकी बुक है चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट, चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कास्ट पहले है, यहाँ कास्ट बाद में है। दूसरा, ये कास्ट को इकोनॉमिकली जोड़ के देखते हैं और योगेश अटल कास्ट में जो चेंज होते हैं उसके बारे में बताते हैं। समझ गए होंगे, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कपाडिया विवाह से संबंधित जो सिद्धांत हैं, DPR इन्हीं का दिया हुआ है, PGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धर्म प्रजारति, धर्म के विवाह के 3 उद्देश्य, धार्मिक विवाह को धार्मिक संस्था किसने माना, केम कपाडिया, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। योगेंद्र सिंह आधुनिकता से संबंधित, किस तरह से हमारे समाज में आधुनिकता है, आधुनिकता किस
किसे कहते हैं इसके बारे में बताएं। इरावती कर्वें मुख्य रूप से नातेदारी के बारे में बताती हैं कि भारत में नातेदारी का अध्ययन वो 4 जोन में बांट के करती हैं। जब इरावती कर्वे से संबंधित क्वेश्चन हो, कबाड़िया से आएगा, तो इसके बारे में भी और डिटेल में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो 88 का आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 89। पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक की कोटियाँ किसने बनाई? ए मार्क्स, बी डार्फ, सी मैक्स वेबर, डी दुर्खीम। मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स कहते हैं कि समाज में परिवर्तन कैसे होगा? वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। ठीक, वर्ग संघर्ष अर्थात यह वर्ग की बात करते हैं। वर्ग 2 प्रकार के हैं, एक पूंजीपति या शासक वर्ग या पूंजीपति वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। ये जो शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग है, ये अपने क्या है, मिथ्या चेतना में रहता है। मिथ्या चेतना में रहता है अर्थात झूठी चेतना में रहता है। जब इसकी चेतना जागती है तब वो अपने आप को महसूस करता है कि हम शोषित वर्ग हैं, और तब वो स्वयं में वर्ग को महसूस करता है, स्वयं में वर्ग बन जाता है। और बाकी लोग जब इसी चेतना से जागृत होते हैं तब वह स्वयं में जो वर्ग महसूस करते हैं तब स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं, और जब स्वयं के लिए वर्ग बनते हैं तब यह जाके शोषक वर्ग से क्या है, वर्ग संघर्ष होता है। ठीक है, और तब जाके समाज में परिवर्तन होता है। तो यहाँ मार्क्स 2 वर्ग की बात की, शोषित वर्ग और शासक वर्ग। डार्फ की बात की जाए तो ये भी कहते हैं, ये भी संघर्षवादी हैं और कहते हैं कि नहीं, आपने जो बताया कि जो शोषित वर्ग है वह क्या है, सर्वहारा वर्ग जो है, ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग बिखरा हुआ है। आप पहले जो सोचते थे कि सभी मजदूर हैं तो सभी मजदूर हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सर्वहारा वर्ग क्या है, बिखरा हुआ है, फैल गया है, बिखरा हुआ है। इसलिए इनमें क्या है, स्वयं में ये वर्ग नहीं बना पाएंगे, स्वयं के लिए वर्ग नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि ये बिखरा हुआ है। कैसे बिखरा हुआ है? क्योंकि ये जो श्रमिक है, सर्वहारा वर्ग है, तो वो क्या है, कुशल, दूसरा अर्धकुशल और अकुशल में बटा हुआ है। ये सभी क्या हैं, श्रमिक वर्ग हैं। इसलिए क्या है, स्वयं के लिए कभी वर्ग नहीं बना पाएंगे और वर्ग संघर्ष नहीं होगा। इसी के आधार पर वो मार्क्सवादी, एक क्वेश्चन आता है, मार्क्सवादी ढांचे के अंदर मध्यम वर्ग की अवधारणा कौन देते हैं? डार्फ देते हैं। मध्यम वर्ग की अवधारणा डार्फ देते हैं। तो यहाँ 89 का आंसर आप समझ गए होंगे, हो जाएगा बी। पूंजीवादी औद्योगिक समाज की वेबर क्या करते हैं कि पूंजीवादी का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में वो बताते हैं। इमाइल दुर्खीम पूंजीवादी, विशेषकर इनका वर्ड नहीं है, ये औद्योगिक समाज जो नया हमारा समाज है, आधुनिक समाज, उसके बारे में ये डिटेल में बताते हैं। तो 89 का आंसर हो गया बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 90। समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्य तथा साधनों की सीमित पहुंच के कारण जो खींचतान होती है, उसके अनुकूलन के लिए रॉबर्ट के मर्टन द्वारा प्रस्तुत इनमें से सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? ए अनुष्ठान, विधि विधान, बी पलायनवाद, सी बगावत और डी अनुरूपता। तो यहाँ सबसे पहले तो मर्टन की बात हो रही है, मर्टन से संबंधित ये सारे विचार हैं। दूसरा पूछ रहा है कि उद्देश्य है और साधन है। कोई उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हम कोई साधन अपनाते हैं। अब यहाँ कह रहे कि इसके बीच में जो खींचतान होती है, उसके अनुकूलन के लिए हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि इन दोनों के बीच में हम अनुकूलन कर पाए, बैलेंस हो पाए और सही तरीका हो जाए, हम इसे अपना पाए, ये भी सही हो और ये भी सही हो। ये कौन सा तरीका मर्टन द्वारा बताया गया है, यह पूछ रहा है। चलिए अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। मर्टन ने जो अवधारणा दी थी
वो बात करते हैं अनुरूपता और विचलन की। तो एक तरफ होता है आपको सांस्कृतिक साधन, सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, और दूसरी तरफ आपके होते हैं संस्थागत साधन, संस्थागत साधन। ठीक है, यही उद्देश्य और साधन की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमें बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर। अब बनने के लिए हमें कोई साधन अपनाना पड़ेगा, अर्थात हमें पढ़ना पड़ेगा, कोई कोचिंग करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन देंगे, ये सारे प्रोसेस को हम अपनाएंगे। इसके साथ क्या करेंगे, हम अनुकूलन करेंगे और तब जाके हमारा ये उद्देश्य प्राप्त होगा। तो ये साधन अगर हम सही तरीके से अपनाते हैं, इसमें सही तरीके से अपनाते हैं हम, ये और ये दोनों सही रहें, तो ऐसे को हम अनुकूलन कहेंगे, अर्थात हमारा बैलेंस बन रहा है। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले बताते हैं अनुरूपता, अर्थात हमने जो भी उद्देश्य लिया है वो समाज के सांस्कृतिक उद्देश्य है, मतलब समाज के अनुरूप है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये क्या है, समाज के अनुरूप है। लेकिन अगर आतंकवादी बनना चाहते हैं तब तो ये समाज के अनुरूप नहीं हुआ, तो उद्देश्य गलत हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य यहाँ सही होना चाहिए और साधन भी हमारा सही होना चाहिए। हम सही तरीके से पढ़ें, फॉर्म भरें, फिल करें, इंटरव्यू दें, तो इस तरह से हमारे साधन का तरीका भी सही होगा। तो ये अनुरूपता कहलाएगी, दोनों चीज़ अगर सही है तो। अब आ जाता है आपको कन्फर्मिटी, इसको कहते हैं कन्फर्मिटी। दूसरा आ जाता है इनोवेशन। इसमें क्या होता है कि उद्देश्य तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो साधन अपनाए जाते हैं वो सही नहीं होते हैं। जैसे कि अगर किसी को भूख लगी है तो वो अगर भीख मांग के अपना पेट भर रहा है, तो भीख मांगना क्या है, ये गलत तरीका है। लेकिन उसका पेट तो भर गया, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई, लेकिन उसने जो साधन अपनाया वो गलत था। तो ये इनोवेशन में आ जाता है। तीसरा आ जाता है आपको रिचुअलिज्म, जिसे हम यहाँ विधि विधान या अनुष्ठान जो नाम दिया है ये कहेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको साधन तो सही होते हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य ही प्राप्त नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल, हर विभाग की, हर ऑफिस में यही स्थिति है कि हम इतने सिस्टमेटिक ढंग से फॉर्म भरिए, ये करिए, वो करिए, इसमें फिर गलती निकला, फिर इसको सुधारिए, तो हम साधन को ही अपनाते रह गए, हम कार्य करते रह गए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा काम समय से होना चाहिए था, उससे में क्या है, विलम्ब होते जाता है। जैसे न्यायपालिका में न्याय इतनी देर से मिलती है, तो हमारा उद्देश्य पीछे रह गया और हम सिर्फ साधन अपनाते गए। हम क्या है, वो समय समय पे अपने जाते रहें, कागज़ लगाएं, ये कागज़ लगाएं, वो कागज़ लगाएं, तो इस तरह से साधन तो हो रहा है लेकिन उद्देश्य नहीं मिल रहा है। यह आता है आपको रिचुअलिज्म में। अब आता है रिट्रेटिज्म। इसमें होता है कि व्यक्ति को ना ही उद्देश्य मिलता है और ना ही उसका साधन सही होता है। जैसे हम आतंकवाद ले लिए एग्जाम्पल, तो ये इसका उद्देश्य भी सही नहीं है, समाज के अनुरूप नहीं है, और जो वह साधन अपनाता है उसे प्राप्त करने के लिए वो भी उसका सही नहीं होता है। या दूसरा एग्जाम्पल शराबी हो गया, वो समाज में कोई उद्देश्य सही से नहीं प्राप्त करता और वो साधन भी नहीं सही से करता। पलायनवाद, भाग जाना किसी विद्यालय से, तो क्या उसे शिक्षा भी नहीं मिली और उसने गलत तरीका भी अपनाया। तो ये सारी चीज़ें रिट्रेटिज्म में आ जाती हैं। एक होता है रिबेलियन, विद्रोही या बगावत करना। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई अलग हम संस्था बनाना चाहते हैं या कोई अलग हम कोई क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाते हैं, तो ये क्या होता है कि उसका एक अपना उद्देश्य गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, और उसके साधन गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मर्टन ने 5 प्रकार बताए हैं। एक तो हो गया अनुरूपता, अर्थात ये जो पॉइंट है यह आपका समाज में प्रकार के रूप में काम करता है, उद्देश्य भी सही है और साधन भी सही है। लेकिन बाकी ये जो 4 हैं यह आपके विचलन के प्रकार हो जाते हैं। मर्टन के अनुसार विचलन के स्वरूप हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो अनुष्ठान, विधि विधान हमने रिचुअलिज्म में देखा। तो यहाँ क्या करें, अनुकूलन सीधे करा, अनुकूलन की बात हो रही है, तो अनुरूपता
हमने कहा, तो यह हो गया 90 का डी। बगावत, यहाँ हो गया आपको रिबेलियन, बगावत लिख देते हैं, यह हो गया बगावत। इसके अनुसार यहाँ पलायनवाद हो जाएगा, यहाँ विधि विधान कर्मकांड हो जाएगा और यहाँ नवाचार हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी हिंदी भी हो गई, इंग्लिश भी हो गई। आंसर आप समझ गए होंगे, 90 का हो गया डी। इस यही मॉर्टन का विचलन है। कहते हैं कि समाज में जो भी विचलन है वो क्या है, समाज और संस्कृति के कारण ही है, यह अलग से नहीं है, समाज और संस्कृति के कारण होता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 90 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91, भूमिका पुंज इनमें से किसको निर्दिष्ट करता है। भूमिका पुंज की बात हो रही है। ए, भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार। बी, जिसकी कुछ स्थिति उसका अपेक्षित व्यवहार। सी, दायित्वपूर्ण भूमिका को निभाने में कठिनाई महसूस करने वाला। डी, सामाजिक स्थिति बनाने वाला सहचर भूमिकाओं का गुच्छ। तो यहाँ देखें, ऑप्शन पर ही पहले ध्यान दे देते हैं। ये कहता है कि भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार। असली व्यवहार क्या है, ये भूमिका ही होती है कि व्यक्ति क्या है, समाज में जो परिस्थिति प्राप्त होती है उसके अनुरूप या उसके अपेक्षित व्यवहार को भूमिका कहते हैं। तो असली व्यवहार और नकली व्यवहार ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जिसकी कुछ स्थिति उसका अपेक्षित व्यवहार, मतलब अभी मैंने कहा कि परिस्थिति के अनुरूप या अपेक्षित व्यवहार करना क्या है, भूमिका कहलाती है। तो ये भूमिका का आपका भूमिका क्या होती है, इससे आंसर निकलता है। सी कहता है दायित्वपूर्ण भूमिका को निभाने में कठिनाई महसूस करना। तो इसे कहते हैं भूमिका तनाव। भूमिका तनाव, जैसे कोई जज है और उसे फैसला सुनाना है और क्या है, अपराधी के रूप में उसका पुत्र हो, जज हो और उसके सामने अपराधी पुत्र हो, तो क्या है, इसे अपनी भूमिका निभाने में कठिनाई महसूस करेगा वो उस समय, तो इसे भूमिका तनाव कहते हैं। तो डी कह रहा है कि सामाजिक स्थिति बनाने वाला सहचर भूमिकाओं का गुच्छ, अर्थात सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति क्या है, एक भूमिका जहाँ की जाती है उस एक परिस्थिति के साथ, एक परिस्थिति है इसके साथ बहुत सारी जब भूमिकाएं जुड़ जाती हैं, बहुत भूमिकाएं जुड़ जाती हैं अर्थात उसका गुच्छ बन जाता है, तो इसे हम भूमिका पुंज कहते हैं। भूमिका पुंज की अवधारणा कौन देते हैं, मॉर्टन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कोई डॉक्टर है, जब वह अपने ऑफिस में गया, डॉक्टर की सीट पर बैठता है तो उसे क्या है, नर्स से भी बात करनी होती है, नर्स को डील करता है, वार्ड बॉय को डील करता है, वार्ड बॉय के साथ उसका अलग संबंध है। एमआर आते हैं, उनसे वो अलग संबंध में बात करता है, अलग उसकी परिस्थिति होती है उनके साथ, मरीजों के साथ अलग स्थिति होती है उसकी। तो इस तरह से पद तो वो सिर्फ डॉक्टर का ही है, परिस्थिति सिर्फ डॉक्टर की ही है, लेकिन उसकी कई भूमिकाएं हैं, कई लोगों के साथ कई तरह की भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। तो इसे ही मॉर्टन ने क्या कहा, भूमिका पुंज कहा है। मॉर्टन की और भी अवधारणाएं हैं, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, यह भी क्या है, मॉर्टन की अवधारणाएं हैं। तो 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 92, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एजिल मॉडल का विकास इनमें से किसने किया। ए ब्राउन, बी पार्सन्स, सी मेलिनोव्स्की, डी नाडेल। एजिल मॉडल किसने दिया है यह हमें बताना है। ब्राउन की बात की जाए तो ये संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। इन्होंने प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा दी है। आनुष्ठानिक विलाप की अवधारणा देते हैं। कहते हैं कि संरचना मूर्त होती है, मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों के संबंध से मिलकर बना होता है, हम व्यक्तियों को देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि संरचना मूर्त होती है। यूनोमिया डैशनोमिया की बात करते हैं, यूनोमिया
और डैस्नोमिया की बात करते हैं, अर्थात प्रकार्य और दुष्प्रकार्य। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दुष्प्रकार को क्या कहते हैं ब्राउन के अनुसार। अगले आते हैं हमारे पार्सन्स। पार्सन्स कहते हैं कि ये क्या है, ये भी प्रकार्यवादी हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवादी। सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिटेल में देखा इनका सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया के बाद से यह आपको सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। सर्वप्रथम नहीं कहेंगे, प्रकार्य की बात करते हैं और कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में समाज स्वयं को अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे 4 तरह की आवश्यकता होती है। एजिल, एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। ये व्यवस्था कैसे बनी रहती है? इपरफ के माध्यम से। एडेप्टेशन कैसे होगा? इकोनॉमी से होगा। गोल पॉलिटिक्स से पूरा होगा। इंटीग्रेशन रिलीजन और एजुकेशन से पूरा होता है। और लेटेंसी आपको फैमिली या लॉज से बनती है, ठीक है, कानून वगैरह। तो एजिल की बात समझ गए। आंसर हमारा 92 का हो गया बी। मैलिनोवस की ये प्रकार्यवादी हैं। देखिए मैंने इनमें संरचनात्मक नहीं लिखा है, संरचनावादी नहीं है, प्रकार्यवादी केवल है। संस्कृति को ही मूल मानते, कहते कि संस्कृति का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो समाज के लिए प्रकार्य न करता हो, इसलिए इन्हें सांस्कृतिक प्रकार्यवादी भी कहते हैं। सांस्कृतिक प्रकार्यवादी कहते हैं कि संस्कृति का प्रत्येक हिस्सा व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसलिए इनके प्रकार्य को व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी भी कहते हैं। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी कहते हैं। ये कहते हैं कि प्रकार्यों की अपरिहार्यता, प्रकार्यों की अपरिहार्यता, कहते हैं कि जो प्रकार के लिए बना है वो प्रकार ही करेगा। और एक और टर्म देते हैं सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, जिसमें कहते हैं कि अगर मोमबत्ती का काम है रोशनी देना, तो वो हर जगह क्या है, रोशनी ही देगी, सार्वभौमिक है। तो ये सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की भी अवधारणा देते हैं। इसी की आलोचना मार्टन करते हैं, जिसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ देखकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाडेल हैं, ये सिर्फ संरचनावादी हैं। नाडेल संरचनावादी हैं, ठीक है। तो हमारा 92 का आंसर मिल गया बी। अगला क्वेश्चन है 94। ये भी कथन और कारण है। कथन कहता है कि उपभोक्ता एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड पर त्वरित गति से परिवर्तित कर रहा है। बी, ग्राहक की निष्ठा वैसी नहीं रही जैसा पहले होती थी। तो ये कह रहा है कि उपभोक्ता एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड पर चेंज कर रहा है। जैसे कि जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहे हैं, आज हम इस ब्रांड से सामान लिए, पसंद आया नहीं पसंद आया, कुछ कहीं दूसरे ब्रांड में वही सेम चीज़ वही चीज़ हमें कम दाम में मिलती है तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। हमें मन में आया तो हम अमेजॉन से शॉपिंग करेंगे, अगर वही चीज़ हमें कम दाम फ्लिपकार्ट पे मिलती है तो हम फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड में क्या चेंज कर लिया, हमने स्विच कर लिया कि हमें जिससे सस्ता मिले, जिससे अच्छा मिले, जिसमें मेरा फ़ायदा हो, हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तर्क कहता है क्योंकि ग्राहक की निष्ठा वैसी नहीं जैसे पहले थी। ये बिल्कुल सही है कि पहले क्या था कि पहले दुकानदार थे और ग्राहक था, ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। तो ग्राहक का फिक्स है, वह अपने आसपास की जो भी दुकानें हैं, जिस दुकान से वो राशन लाता है वो हमेशा उसी दुकान से जाके लाएगा। जिस दुकान से वो कपड़े खरीदता है उसे उसी दुकान के कपड़े पसंद आएंगे और उसी दुकान पे बार बार जाएगा। तो इस तरह से यहाँ उनको बकाया मिलना या उनसे व्यवहार बढ़ाना, तो सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ होती थी। तो इस तरह से इनकी निष्ठा पहले प्रगाढ़ थी, इनके संबंध अच्छे थे, संबंध पहले अच्छे थे। लेकिन अब क्या है, इसमें चेंज हो गया।
अब हमारे पास साधन हो गए, हमें ज़रूरी नहीं कि हम पास वाली ही दुकान पे जाएंगे, हमारे पास साधन है, हम और मेगा सिटी में और सिटी में अच्छी जगह जाकर शॉपिंग करेंगे। तो हमारे जो संबंधों के कारण हम यहाँ से जो सामान खरीदते थे, अब वैसी वो बात नहीं है। तो यही कह रहा है कि ग्राहक की निष्ठा वैसी नहीं है जो पहले थी। ये बिल्कुल सही है, और ये भी कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, दोनों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 94 का आंसर हो गया ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 95। कथन और कारण यह भी है। कथन कहता है कि जनजाति के संबंध में सरकारी नीति संतुलित है, क्योंकि यह एल्विन के अलगाव की नीति और घुरिये की समीकरण नीति के बीच में है। तो इससे आपको क्या जानकारी मिल गई कि बेरियर एल्विन ने जनजातियों से संबंधित क्या दिया था, अलगाव की नीति दी थी। अलगाव की नीति क्या थी? वे कहते हैं कि जनजातियों को वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका एक अपना कल्चर है, एक उनकी सोसाइटी है। वो सारे अगर हम उनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें उनका नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे जो जैसे कहते हैं हमारी पुरानी धरोहर है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इनको जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, इन्हें एसिमुलेट मत करिए। और घुरिये कहते हैं कि नहीं, जनजाति क्या है, हमारे पिछड़े हिंदू हैं, पिछड़े हिंदू हैं, इसलिए इन्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। और सातवीकरण की नीति के बारे में इन्होंने कहा कि हमें सातवीकरण करना चाहिए, उनको एसिमुलेट करना चाहिए। सातवीकरण की नीति अपनाते हैं। तो ये घुरिये का है और ये एल्विन का है, ठीक है, दोनों के एकदम विपरीत विचार हैं। तो सरकार जब आती है तो वो कहती है कि इन दोनों के बीच में क्या है, संतुलन लाया जाए। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो जनजाति अक्सर क्या है, जंगलों में या एकदम पहाड़ों पे, तो ऐसी जगह पे एकदम नेचर के बीचों बीच में पाई जाती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क, सेंचुरी पार्क इत्यादि ये सब जो बना के नेशनल पार्क, इससे जंगल के आसपास के एरिया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जानवरों को, सबको क्या प्रोटेक्ट किया। और ये जो जनजाति की जो इनके प्रोडक्ट होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट जैसे हनी हो गई आपकी, ऑयल हो गया, कोई भी जैसे जूट वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप जब भी घूमने कहीं जाते हैं, केरल में जाइए, कहीं जाइए, तो क्या है कि जनजातियों का स्पेशल प्रोडक्ट होता है, उनकी अलग शॉप होती है, तो वहाँ से हम खरीदते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से जनजाति को क्या है, रोड, बिजली, पानी, व्यवसाय इत्यादि का सहयोग करके सरकार ने संतुलन की नीति को अपनाया है। जैसे हमारा आदिवासी ऑयल है, एग्जाम्पल में ले लें, तो ये क्या है, आदिवासी ऑयल, तो क्या इसे प्रमोट किया गया, लोग इसके अपना रहे हैं। तो इस तरह से जनजाति के संबंध में क्या है, सरकार की जो नीति है वो बैलेंस्ड है और इन दोनों के बीच में है, बैलेंस्ड है। तो 95 का आंसर क्या होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा 96, यह भी कथन और कारण है। कहता है कि अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा है, क्योंकि औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए क्या है, कुछ अधूरा क्वेश्चन लग रहा है कि अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा है, यह सही है। और औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, इसलिए जब अम्बेडकर आते हैं, भीमराव अम्बेडकर आते हैं, तो ये इन लोगों के लिए 1935 में ये प्रावधान रखते हैं, अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखते हैं, जिससे इनके लिए भी कुछ लॉज बनकर आते हैं। तो अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा था, सही है, और विशेष प्रावधान पहले नहीं था, इसके लिए बनाया गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए और आर दोनों सही हो जाएगा और इसकी सही व्याख्या हो जाएगी। तो 96 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93। कथन है, विवाह दो व्यक्तियों में नितांत संवेगात्मक संबंधों के रूप में बढ़ती हुई प्रगाढ़ता है, और तर्क देता है कि बढ़ती हुई तलाक दर इस तथ्य को व्यक्त करती है। अर्थात कथन और कारण है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ बतानी है। कहता है कि विवाह दो व्यक्तियों का नितांत संवेगात्मक संबंधों में बढ़ती हुई प्रगाढ़ता है। बिल्कुल सही। विवाह में मेल एंड फीमेल
दोनों मिलते हैं और इनके संबंध क्या होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं, संबंध प्रगाढ़ होते हैं। और कहता है कि इसी के कारण, क्योंकि बढ़ती हुई तलाक दर इस तथ्य को व्यक्त करती है, तलाक बढ़ रहा है इसका मतलब कि व्यक्ति के जो संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। ये कैसे, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ये कह रहा है कि इस तथ्य को व्यक्त करती है, अर्थात जो प्रगाढ़ता है, विवाह के कारण जो प्रगाढ़ता आ रही है वो तलाक के कारण, तलाक इसको जो बढ़ रहा है समाज में, ये इसको एक्सप्रेस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, अर्थात ए सही है और आर गलत है। तो दोनों ए आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं होगा। बी कहता है कि सही है किंतु सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। हमारा ए सही है, आर गलत है, आंसर हो गया सी। डी भी हो गया गलत। 93 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97, ये भी कथन और कारण है। कथन कहता है कि तेलंगाना आंदोलन महत्वपूर्ण आमूल कृषक आंदोलनों में से एक है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया है। ये भी कथन और कारण है। पहले कथन कहता है कि तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन कब होता है, यह होता है आपको 1946 में। कहाँ होता है, तेलंगाना हैदराबाद में होता है। किनके बीच होता है, निजाम और कृषक के बीच में होता है, निजाम और कृषक के बीच में। ये बहुत ज़्यादा इन पर टैक्स लगा देते हैं और कृषक क्या है, इनका निजाम इनका शोषण कर रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो कृषक आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन जब आगे बढ़कर हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तेलंगाना में होती हैं। तो कांग्रेस का इसमें कोई नेतृत्व नहीं था। ये जो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया, यह स्टेटमेंट गलत है। यहाँ निजाम और कृषक की बात हो रही है। कृषक आंदोलन से संबंधित वीडियो बना हुआ है, जाके देखेंगे तो जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं उससे संबंधित मैंने डिटेल में चार्ट में एक जगह करके वहाँ सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कभी कभी मैचिंग में आपको इसके ईयर्स भी पूछ देते हैं। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था, तेभागा आंदोलन कब हुआ था, ये किसने किया था। तो ये सारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कब, किसने किया था, क्यों हुआ था, एक एक पॉइंट पे मैंने चार्ट वाइज पूरे टेबल में वहाँ बना दिया है। वहाँ आप वीडियो में जाके देखेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह 97 का आंसर हमारा क्या हो गया, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। 97 का आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 98, ये भी कथन और कारण है। कहता है कि जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होती। बी, क्योंकि जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए ये कह रहा है कि जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होती। ये बिल्कुल सही है कि हमारे इंडिया का क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब एक एक आदमी से जब हम उसका रिपोर्ट लेते हैं, जनगणना जब हम करते हैं तो बहुत सारी जानकारी लेते हैं। तो कहीं कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोगों में से गलत जानकारी होती है, कुछ लोग समय पे मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से उसको समराइज करने में, उसको एनालाइज करने में निश्चित है कि कुछ कमियां रह सकती हैं। तो जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं हो सकती। दूसरा कहता है कि जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है। ये बिल्कुल गलत है कि क्या है, ये कह रहा है कि पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इसको क्या है, गलत रूप से पेश किया जाता है। अगर गलत रूप से पेश किया जाता है तो फिर हम अपनी कमियों को बताते ही क्यों, ऐसा ये नहीं होता है। ये तर्क गलत है, अर्थात ए सही है और आर गलत है। किसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन, ए नहीं होगा, सही व्याख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सी, ए सही है और आर गलत है। 98 का आंसर हो गया सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 99, यह भी कथन और कारण है। कहता है कि आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है क्योंकि आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। तो बिल्कुल यह सही है। यह कहता है कि आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। बिल्कुल, अगर कोई पिछड़ा है, मैं किसी का नाम मतलब इसमें ओबीसी आते हैं, एससी एसटी आते हैं, जो आरक्षण वाले लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, विकलांग इत्यादि ये सभी लोग क्या हैं, आरक्षण के क्षेत्र में आते हैं। तो इनको आरक्षण प्राप्त होता है। जब आरक्षण प्राप्त होता है तो इनको हर जगह नौकरी में मिलता है फ़ायदा, चुनाव में, सरकारी जो भी योजनाएं हैं और
राशन है इत्यादि बहुत सारी जगह क्या है, इनको वरीयता दी जाती है, इनको प्राथमिकता दी जाती है। तो इनसे स्थिति परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है तो पहले से ये अच्छी स्थिति में आते हैं और वर्ग इनका चेंज हो जाता है। अब मान लो किसी ओबीसी को नौकरी मिल गई, ओबीसी के कारण नौकरी मिल गई, अब इसकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो वो क्या हो गया, क्रीमी लेयर में चेंज हो गया, क्रीमी लेयर में आ गया। तो ये क्या हो गया, क्रीमी लेयर होना क्या है, अभिजात वर्ग में परिवर्तित होना है, तो अभिजात वर्ग को जन्म देती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट 99 का ए सही है। दूसरा कहता है कि आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है कि आरक्षण जो क्या है, आरक्षण का लाभ सिर्फ इनके द्वारा ही लिया जाता है जो कैटेगराइज्ड हैं, तो इसलिए इनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है, तो 99 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 100। यहाँ 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। यह कहता है, ये भी कथन और कारण है, कहता है कि कोई भी समाज विचलन से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। बिल्कुल सही है। दुर्खिम भी कहते हैं, दुर्खिम भी तथ्य और कहते हैं कि समाज में तथ्य हैं, समाज में सामाजिक चेतना है, सामाजिक प्रतिनिधान है, लेकिन उसके साथ साथ अपराध भी है जिसके लिए दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून इत्यादि की बात करते हैं। तो समाज में अपराध क्या है, सामान्य है। दुर्खिम का ये स्टेटमेंट है कि समाज में अपराध सामान्य है लेकिन इनकी बढ़ती हुई दर वह असामान्य है। तो इसलिए विचलन क्या है, विचलन से कोई भी समाज पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, यह सही है। मर्टन ने भी बिल्कुल अपनाया है इसे, इसी चीज़ को वो कहते हैं समाज में विचलन अनुरूपता निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये किससे क्वेश्चन से संबंधित है, मर्टन से है। अभी हमने क्वेश्चन 90 में देखा, पीछे 90 नंबर क्वेश्चन में जाके देखिएगा, वहाँ विचलन और अनुरूपता को क्या कहा, मैंने बताया कि अनुरूपता क्या है, विचलन क्या है, विचलन के उन्होंने कौन से प्रकार बताए हैं, विचलन किस तरह से है, समाज में कैसे होती है, इसके बारे में मैंने वहाँ डिटेल में आपको बता दिया है। क्वेश्चन 90 को देखिएगा तो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या है। तो ए 100 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए। दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इस तरह से हमने यहाँ 100 क्वेश्चंस पूरे किए। अगला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, यह मैचिंग है, एक तरफ बुक के नाम है और एक तरफ लेखक के नाम है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास एंड पावर, होमो हायरार्कीज, फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया। बहुत ही सिंपल है। बुक्स के नाम कई बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, कितनी बार ही मैंने MCQ में आपको सॉल्व कराया है। बहुत ही ईजी है, आपसे भी इसका आंसर बहुत ईजीली दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्लीज़ आंसर दें। मुझे समझ में आएगा कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपको किन किन चीज़ों पे, किस टॉपिक्स पे MCQ चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको समझ में मुझे आएगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक और पॉजिटिव कमेंट जरूर दें। आई थिंक कि जो आज का MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।